कर्नल जे सोडी ने कहा, इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन इस वक्त शुरू हैं। नेतन्याहू के यूएस दौरे के बीच लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तेल अवीव में लोगों ने नारे लगाए और मार्च किया है। अमेरिका में बंधक समझौते का ऐलान करें, नेतन्याहू प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं। बंधकों को वापस लाने के लिए तत्काल कोई समझौता हो। हमास के कब्जे में अभी भी 120 के करीब इजरायली नागरिक बने हुए हैं और बेंजामिन नेतन्याहू का भी यही कहना है कि इससे पहले कि ये नहीं छोड़े जाते, तब तक जंग या वॉर जैसी सिचुएशन हम खत्म नहीं करेंगे। उधर इजरायल की गाजा पट्टी पर भीषण बमबारी, एक और बड़ी खबर। आईडीएफ हमलों से थर्राया है गाजा का नुसीरत। हमास के कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला। गाजा में अब तक 39,000 लोगों की मौत हो चुकी है जब से लड़ाई शुरू हुई, जब से हमास ने 1200 इजरायलियों का कत्लेआम किया इजराइल के अंदर घुसकर। उसके बाद से उसका खामियाजा हमास को सपोर्ट करने वाले और निर्दोष वहां के फिलिस्तीन के नागरिकों को झेलना पड़ा है, जिसमें हमास ने अपने सेंटर, अपने छुपने के अड्डे, अपने कमांड सेंटर वहां बनाए जहां पर रिफ्यूजी कैंप हैं, जहां पर रिहाइश है। यूके देवनाथ सर मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा हो वो इजराइल के अंदर की बात है, लेकिन हमास, क्या हमास ये जानता है, ये समझता है कि अगर हमने 120 के करीब जो नफरी है, जो संख्या है कैदियों की, जो अगवा किए गए लोग हैं, उनको छोड़ दिया तो इजराइल और घातक हो जाएगा, या फिर अगर उनको छोड़ा नहीं तो स्थिति ऐसी ही बदतर रहेगी? ये टसल ये खत्म कैसे होगी? एक कहावत है, पहले अंडा या चिकन। हमास बोल रहा है कि पहले इजराइल बमबारी बंद करे, आईडीएफ जो है पिछले साल 7 अक्टूबर में जिस पोजीशन में थी बॉर्डर में वापस चला जाए, उसके बाद ही हम बंधक को छोड़ेंगे। जबकि नेतन्याहू और इजरायली नेसेट ये बोल रही है कि पहले हमास बंधकों को छोड़े, उसके बाद ही हम बमबारी बंद करेंगे। दिक्कत ये आ रही है पूरे इक्वेशन में कि नेतन्याहू जो हैं उनको मालूम है कि जब तक ये लड़ाई चल रही है तब तक वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेतन्याहू के ऊपर इजराइल के अलग अलग कोर्ट्स में काफी सारे करप्शन केसेस चल रहे हैं। इसी तरह से इजराइल में जो जुडिशरी है, नेतन्याहू ने पिछले साल तक, अक्टूबर तक नेतन्याहू ने एक मुहिम छेड़ी हुई थी कि इजराइल की जो जुडिशरी है, बड़े बड़े कोर्ट्स हैं, जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से उनके पर्क उतरने हैं। तो इजराइल की जुडिशरी और जज बस इस मौके का इंतजार कर रही है कि किस दिन नेतन्याहू ये लड़ाई खत्म हो और नेतन्याहू पर करप्शन केसेस फिर से खुल जाएं, फिर से चालू हो जाएं, और जुडिशरी जो है नेतन्याहू को बैकफुट पर डाल देगी। शायद प्राइम मिनिस्टर के पद से तो रिजाइन करना ही पड़ेगा, शायद उनको कोर्ट कचहरी और जेल के भी काफी चक्कर मारने पड़ेंगे। तो नेतन्याहू को मालूम है कि जब तक वो हमास से लड़ रहे हैं, जब तक वो हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं, जब तक वो हूती से लड़ रहे हैं, तब तक वो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला जो इलेक्शन ड्यू है 2026 में, उसमें नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी के चांसेस जो हैं बहुत ही कम लग रहे हैं, क्योंकि इजराइल का जो आम आदमी है उनको लग रहा है, नेसेट में भी ज्यादातर जो लोग हैं उनको, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनको ये लग रहा है कि लिकुद पार्टी और नेतन्याहू ने जो एक्सट्रीम राइट विंग का सपोर्ट लिया हुआ है, जूइश जो एक्सट्रीम धार्मिक ग्रुप हैं उनका जो सपोर्ट लिया हुआ है, वो शायद सही नहीं है। तो नेतन्याहू अपने पॉलिटिकल कैरियर के लास्ट कुछ दिनों को देख रहे हैं। लिकुद पार्टी का भी पॉलिटिकल भविष्य अंधकारमय लग रहा है। जी, लिकुद पार्टी का भी पॉलिटिकल भविष्य अंधकारमय लग रहा है। मैं इस जवाब के बाद बड़ी खबर का ही रुख कर लेता हूं, जो कि गाजा से आ रही है, जहां पर हमास ने इस बीच की इजराइल भी हमले कर रहा है। हमास ने गोरिल्ला अटैक किया है, ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ पर यह हमला किया है। हमास के हमले में आईडीएफ का मरकवा टैंक तबाह हो गया। हमास के हमले में आईडीएफ का एक आर्मर्ड व्हीकल भी तबाह हुआ है। तो हमास पूरी तरीके से खत्म हो गया है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। हमास हमले कर रहा है और हमास नुकसान पहुंचा रहा है। उधर आईडीएफ और हमास के बीच भीषण मुठभेड़ चल रही है। आईडीएफ की स्पेशल फोर्स ने हमास के लड़ाकों को घेर लिया है। इजरायली फोर्स की हमास पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। आईडीएफ पर हमले के बाद टनल में हमास के लड़ाके, हमास के टेररिस्ट छुप गए हैं, जिन्होंने इतने दिनों तक गाजा में
सुविधाएं कितनी दी वो अलग, लेकिन टनल ज्यादा बनाई वो साथ में जरूर दिखाई पड़ रहा है। कर्नल जे.एस. सोडी, हमास अभी भी वजूद में है, हमास अभी भी हमले कर रहा है, हमास अभी भी इजराइल से लड़ रहा है। क्या गारंटी है कि शांति आने के बाद, मान लीजिए ये समझौता हो जाता है और जंग खत्म हो जाती है, हमास एक बार फिर जिस पॉलिसी पर चलता है कि उसे इजराइल के खात्मे से कम पर कुछ पसंद नहीं है, वो फिर ऐसा 7 अक्टूबर का हमला नहीं करेगा? जब हमास बना था 2007 में, तब उसके मैनिफेस्टो में लिखा था कि वो इजराइल को इस दुनिया से मिटा देगा। लेकिन 2017 में उसने अपने मैनिफेस्टो को बदला और उसने कहा कि वो इजराइल के साथ दोस्ती चाहता है, प्रोवाइडेड 2 नेशन सोल्यूशन हो। तो हमास की सोच में पहली बात बदलाव आ चुका है पिछले कुछ सालों में। दूसरी चीज, सैनिक पढ़ाई में पढ़ाया जाता है कि फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया या अर्बन वॉरफेयर का सबसे कठिन तरीका होता है, और ये सारी लड़ाई गाजा पट्टी में फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया या शहर में हो रही है। जब से हमास ने गाजा पट्टी में शासन संभाला है 2007 में, तब से लेके ये इजराइल का 5वां हमला है हमास पे गाजा पट्टी पे। पहले 4 हमले में थोड़ी देर के लिए हमास को दबाया गया, लेकिन फिर कुछ समय बाद हमास उभरा और खतरनाक और घातक होके। इस बार भी अगर इजराइल सफल हुआ, जो कि अब तक लग नहीं रहा, हमास को दबाने के लिए कुछ समय बाद फिर हमास उभरेगा और खूंखार होके। हमें एक और चीज समझनी होगी राजीव जी, कि हमास के पास इतनी ताकत कैसे आ गई जो कि फतह या पीएलओ के पास नहीं आई। उसका मुख्य कारण है कि हमास को चीन और रूस पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं, और इसका हमने एक बड़ा ट्रेलर कल देखा जब फतह और हमास ने बीजिंग में चीन के कहने पे आपस में दोस्ती कर ली। ये चीज अमेरिका तक नहीं हासिल कर पाया। तो ये इजराइल के अपने हित में है कि वो युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करे, 2 नेशन सोल्यूशन की तरफ बातचीत करे, अन्यथा कोई भी देश इजराइल के लिए समर्थन नहीं देगा। आस्ता आस्ता हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कर्नल जे.एस. सोडी, आपने बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है। चीन ने जिस तरीके से फतह और हमास को, हमारे दर्शक इस बात को जान ले कि फतह वो संगठन है जो से यासिर अराफात जिससे आते थे, जो फिलिस्तीन को लीड करते थे एक दौर में, और यासिर अराफात और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच कितने मधुर संबंध थे दो देशों के तौर पर, वो तस्वीरों में भी कई बार सामने आए हैं। और वो फतह संगठन हमास से अलग था, हमास अलग था। अब ये दोनों संगठन अगर एक हो गए हैं तो अब फिलिस्तीन में इजराइल की राहें थोड़ी सी टफ होंगी, क्योंकि जैसा कर्नल सोडी कह रहे हैं, पूरी तरीके से चीन यहां पर मदद कर रहा है इस सारे उलझाव में। यूके देवनाथ सर, तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि एक बार और हमला करेगा हमास? लेकिन हमास ने जो नागरिकों की हत्या की है इजराइल में घुसकर, इन सारी चीजों के बावजूद कि इतना ज्यादा कत्लेआम गाजा में मच गया है, हमास की इन एक्टिविटी को क्या जायज ठहराया जा सकता है? क्या चीन उसके समर्थन में आ सकता है इस सपोर्ट के जरिए? जो हमास ने कार्रवाई की पिछले साल 7 अक्टूबर को, उसको दुनिया के सभी देशों ने या तो नापसंद किया है, या भर्त्सना की है, या नकार दिया है। हमास ने जो कहा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी, आईसीजे में भी उसकी भर्त्सना की गई है। वो किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। और तो और मेरे ख्याल से हमास के जो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है, चीन देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, रूस देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया भी शायद उसी तरह की ग्रिड में है, लेकिन ये लोग भी किसी तरह से 1200 इजराइल के आम आदमियों की जो शहादत थी उसको हमास को सही नहीं ठहराएंगे। दुनिया में सब जगह पे, चाहे डेमोक्रेटिक देश हो, कम्युनिस्ट कंट्री हो, सब जगह फिलहाल यही बात है कि हमास ने 7 अक्टूबर को जो किया, इजराइल के 1200 नागरिकों की हत्या की और 240 बंधकों को, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे शामिल थे, उनको उठा के ले गए, वो सही नहीं था। लेकिन ये समझना पड़ेगा विश्व शांति के लिए कि हमास एक, देखिए हमास एक देश नहीं है, हमास एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स नहीं है। वहां पर काडर पर कंट्रोल रखना बड़ा मुश्किल है। हमास के अगर हम सोचें कि 40,000 काडर है, उसमें से 30,000 जो हैं वो अक्लमंद हैं, समझदार लोग हैं, वो समझ सकते हैं। लेकिन 40,000 में से 10,000 काडर ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीम व्यूज रखते हैं।
तो किसी भी गुरिल्ला संगठन में जैसे भारत में नक्सलवाद मूवमेंट है, किसी भी गुरिल्ला संगठन में काडर चाहे कितना भी मॉडरेट हो, रैशनल हो, समझदार हो, लेकिन 10% लोग आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत ही खूंखार होना चाहते हैं, एक्सट्रीम व्यूज रखना चाहते हैं और हथियारों के समर्थन से ही, बंदूक के नोक पर ही दुश्मन को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। हमास भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। अब नेतन्याहू को ये समझना पड़ेगा कि पहले वो बातचीत शुरू करें ताकि बंधक रिलीज हो सके, और नेतन्याहू को ये भी सोचना पड़ेगा कि बातचीत शुरू करने के लिए पहले बमबारी बंद करनी पड़ेगी। ये दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं पिछले 100 साल में, 50 साल में, सब जगह ऐसा हुआ है कि पहले बमबारी बात खत्म की गई है, अगले दिन से बातचीत शुरू हुई है। जैसा कि हम 1965 के युद्ध में देख चुके हैं, 1971 के युद्ध में देख चुके हैं कि पहले हम ताशकंद गए, पहले 71 में भी युद्ध बंद हुआ, उसके बाद शिमला समझौता हुआ। ये नेतन्याहू को वर्ल्ड कम्युनिटी से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बार बार नेतन्याहू को बोल रहा है, अमेरिका भी बार बार नेतन्याहू को बोल रहा है कि आप बातचीत शुरू कीजिए। जी, लेकिन क्या गारंटी है कि हमास बंधकों को रिलीज कर देगा यूके देवनाथ सर? जी हाँ, आपने सही फरमाया। हमास की दुविधा यह है कि वो एक गुरिल्ला मूवमेंट है, आतंकवादी संगठन है। उनके पास उनकी फिलॉसफी 1972 के म्यूनिक जो ओलंपिक के टाइम में जो तब से हवाई जहाज इजराइल के खिलाड़ियों के ऊपर हमला करके उनकी हत्या की गई थी। बेसिक हॉलमार्क है जी। क्योंकि कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमास इंक्लूडेड, इनको इसके पहले फतह भी, टेररिस्ट को, बंधकों को लेना इनके लिए कहते हैं ना, तुरुप का इक्का है, द एस इन द स्लीव। तो ये कभी अगर बंधकों को छोड़ देंगे, ये सोचना तो किसी भी नेगोशिएटर के लिए एक कर्नल जे सोडी, क्या आपको लगता है कि हमास छोड़ देगा बंधकों को? राजीव जी, जैसे ग्रुप कैप्टन देवनाथ सर ने सही कहा कि ये जो होस्टेज हैं ये हमास के लिए ताश का इक्का हैं, और हमास कभी इनको नहीं छोड़ेगा जब तक उसकी पूरी बातचीत नहीं हो जाती इजराइल के साथ और सीज फायर नहीं होता है। क्योंकि हमास जानता है अगर उसने और होस्टेजेस को छोड़ा और वापस में कुछ नहीं मिला तो जितनी उसकी कार्रवाई 7 अक्टूबर। चलिए, मैं आपसे इस पर एक और सवाल पूछूंगा। अभी पहले बड़ी खबर बता दूं, उत्तरी गाजा में हिजबुल्लाह ने रॉकेट